नया ज़माना में एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। आज हमारे मेहमान हैं संगे सिरिंग। इनका तल्लक गिलगित बल्तिस्तान से है। यहाँ वाशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ़ थिंक टैंक के साथ अटैच होते हैं। आज इन्होंने बड़ी मुश्किल से आज हमने इनसे टाइम लिया है। अच्छा, ये बताएं आपका गिलगित बल्तिस्तान से कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा ज़िला शिगर से ताल्लुक़ है। अच्छा। ज़िला शिगर की शोहरत जो है वो K2 की वजह से है, दुनिया में जो सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन है। अच्छा। तो वहाँ से मेरी पैदाइश है। थोड़ी बहुत इब्तदाई स्कूल भी वहाँ की है और उसके बाद फिर आप मेरा ख्याल है लाहौर भी रहे हैं? लाहौर भी, जी हाँ, लाहौर भी मेरी स्कूलिंग है। पंजाबी थोड़ी बोल लेता हूँ, पश्तो थोड़ी बोल लेता हूँ। अच्छा। स्कूलिंग मेरी लाहौर की है। अच्छा, ये बताएं कि आजकल गिलगित बल्तिस्तान का जो बड़ा शोरा है उसको सूबा बनाने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की जो रियासत है उसको सूबा बनाना चाह रही है। जी जी, आपका क्या ख्याल है इस मतलब कि अच्छी बात है, सूबा बनना चाहिए? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल अगर आप पूछें तो हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया है। अच्छा। और क़ानूनी तौर पर ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो पाकिस्तान के बाकी सूबों की तरह जब वो सूबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे मसलन आपने घर बनाना है तो पहले तो आपने ज़मीन ख़रीदनी होती है। उस ज़मीन की मिल्कियत आपकी मुकम्मल नाम होनी चाहिए। तो उसमें पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 1 में तरमीम होगी। तो आर्टिकल 1 में पाकिस्तान के पास गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। वो बरतानिया के तक़सीम हिंद का जो कानून है उसके लिहाज से वो आर्टिकल 1 का एक हिस्सा है, जिसमें वो मज़ीद जो इलाक़े ऐड कर सकता है पाकिस्तान में, उसमें वो रियासत जम्मू कश्मीर को इन टोटलिटी ऐड कर सकता है। ठीक है। सिर्फ उसके 1 या 2 ज़िले, क्योंकि जब 47 में तो बल्तिस्तान तो एक तहसील थी जम्मू कश्मीर की और गिलगित एक तहसील थी, तो उनको वो अलग से करके आइन में शामिल नहीं कर सकता। तो उसके लिए मेरे ख़्याल में ये कोई उबूरी या प्रोविज़नल सेटअप की बातें कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, जो पार्लियामेंट है, वो ये डिसाइड नहीं कर सकती? नहीं, पाकिस्तान की जो आइन में तरमीम तो ज़ाहिर है दो तिहाई अक्सरियत से ही होती है। लेकिन आर्टिकल 1 में चूँकि पाकिस्तान ने ये ज़मानत दी हुई है कि जम्मू कश्मीर की वो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको वो मानता है। अगर पाकिस्तान ये बोले कल कि हमें जम्मू कश्मीर से कुछ नहीं लेना देना, जो हमारे पास हम उसको शामिल करते हैं, तो वो फिर आर्टिकल 1 में अपने हिसाब से तरमीम करके गिलगित को, बल्तिस्तान को, मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर को रख सकता है। ठीक है, ये गुंजाइश है। लेकिन चूंकि उसने एक ज़मानत दी है कि वो जम्मू कश्मीर की जो नक्शा है जो 15 अगस्त 1947 को था उसको वो नहीं छेड़ेगा। ये ज़मानत कहाँ दी हुई है? ये ज़मानत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को दी है। ठीक है। बरतानिया के जो तक़सीम हिंद का कानून है उसके हिसाब से वो उसका सिग्नेटरी है। ठीक है। और उसने फिर कश्मीरियों को भी दी हुई है। ठीक है। तो कश्मीर का जो अपने आप को वो कहता है ना, मैं लॉयर हूँ, मैं अटर्नी हूँ, कश्मीरियों का वकील हूँ, तो वकील जो है वो आगे से चूँकि उसने गारंटी दी है वो उस ज़माने में नहीं। अब देखें कि जैसे अब इंडिया ने 370 को ख़त्म करके उसको अपने अंदर ज़म कर लिया है, तो क्या पाकिस्तान भी ऐसे कर सकता है, आज़ाद कश्मीर को ज़म कर ले और गिलगित बल्तिस्तान एक सारा एक बन जाए, या अलग-अलग 2 सूबे बन जाएं? नहीं, इंडिया में तो इंडिया का आइन जो था वो दिसंबर 1949 से चल रहा है ना कश्मीर में। ठीक है। उसका आइनी जो ताल्लुक़ है, ठीक है, वो तो 1949 से चल रहा है। आर्टिकल 370 क्या, वो इंडिया के आइन का आर्टिकल है ना। ठीक है। वो कोई जर्मनी या जापान का आर्टिकल तो नहीं है। ठीक है। वो इंडिया का आइन है। तो चूँकि इंडिया ने अपना आइन एक्सटेंड किया तो आर्टिकल 370 उसमें आया। ठीक है। तो ज़म तो 49 में हो गया जब उसने अपना आइन एक्सटेंड किया। ठीक है। और वो उसको जो सहूलत है, कानूनी सहूलत इंडिया को, वो मिली तक़सीम हिंद के कानून से। ठीक है। कि तक़सीम हिंद में जो महाराजा राजे नवाब थे वो जिसको लेटर ऑफ एक्सेशन देते थे और बरतानिया की पार्लियामेंट, उनकी गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती थी, वो बाद में उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा बन जाते थे उस मुल्क का। तो जैसे भावलपुर है, भावलपुर ने अपने आप को अज़म किया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने फिर अपने आइन में
शामिल कर लिया। तो इंडिया को आइन में तब्दीली करके जम्मू कश्मीर को ओवरऑल शामिल करने का जो हक़ है वो पाकिस्तान को नहीं मिला, लेटर ऑफ एक्सेशन ना होने की वजह से। मगर अच्छा ठीक है, ये सिर्फ आर्टिकल जो आप बता रहे हैं अब 370 ना जो पाकिस्तान जिसमें तरमीम कर सकता है, पार्लियामेंट उसमें तरमीम कर सकती है। आर्टिकल पार्लियामेंट मेरे ख्याल में कोशिश कर रही है कि जो आपके आइन में आर्टिकल है सदारती ऑर्डिनेंस का, उसमें वो शायद तरमीम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आर्टिकल 1 को नहीं छेड़ सकती। अच्छा, आर्टिकल 1 को ये कह सकती है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है, वो ये कर सकती है। ठीक है, वो ये नहीं कर सकती कि मैं जम्मू कश्मीर के एक ज़िले को अपना बनाऊं। ठीक है, जैसा मसलन जब मैं भावलपुर की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप पंजाब से हैं, आसानी होगी। भावलपुर एज अ होल आपने जम किया है, ठीक है, उसका रहीम यार खान अलग से, असदाबाद अलग से, भावलनगर अलग से, ऐसा नहीं कर सकते थे आप। नहीं किया, ठीक है ना। ठीक है, ये ज़मीन मसलन 1 एकड़ ज़मीन है यहाँ, ये एक जोन की है, इसके आप 4 हिस्से करके 4 घर नहीं बना सकते जब तक जोनिंग चेंज नहीं होगी। दुरुस्त है। इसी तरह हर रियासत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी, जोग्राफियाई जो एक हैसियत थी 565 रियासतों की, इंडिया पाकिस्तान ने उसको माना। ठीक है, कि जब जम होगी पूरी होगी, इसके अंदर जंग से, बगावत से, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको तोड़ के जम नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बाकायदा बरतानिया के कानून के तहत हुआ। ठीक है, और ये कानून मुख्तलिफ है ब्रिटिश इंडिया के कानून से। ब्रिटिश इंडिया में तो आपने पंजाब को तकसीम किया, बंगाल को किया, सिंध को किया, अच्छा सेलहट अलग कर दिया आसाम का। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया थे उसके कानून फ़र्क थे। ठीक है, रियासतों के कानून फ़र्क थे। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 1 में सिर्फ गिलगित को वो जम नहीं कर सकता, पूरे JNK को उसको जम करना पड़ेगा गिलगित लेने के लिए। ठीक है, उसमें वो कश्मीरी फिर ज़ाहिर नहीं मानेंगे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि इंडिया की तरफ से 3 वो जम कर लेने के बाद अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इसको भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक परमानेंट उसको बॉर्डर तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान की शुरू में तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि जो खुशफहमियाँ थीं वो ऐसी थी कि अब इंडिया ने ऐसा किया है तो सारे कश्मीरी हमारे साथ आएंगे, पूरी इस्लामी दुनिया हमारे साथ आएगी, और भी बहुत से ममालिक जहाँ पर सोशलिस्ट निज़ाम हैं वो हमारे साथ आएंगे। इस तरह के बहुत सी उनकी खुशफहमियाँ थीं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। आपने देखा कि इस वक्त दुनिया में 55-56 इस्लामी मुल्क हैं, उसमें से इनको 3 मिले। पूरा जो अरब ब्लॉक है इनको नहीं मिल सका। इंडोनेशिया नहीं मिला जो बहुत बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। अफ्रीका का कोई मुल्क नहीं मिला। इनको ले दे कि मलेशिया, तुर्की मिला, और ज़ाहिर तुर्की के अंडर अज़रबैजान आता है, वो वही करता है जो तुर्की कहता है, तो उसका वोट मिल गया। तो अब पाकिस्तान को ये जो पहला कार्ड था जो उसने यूज़ करना था, ठीक है, वो तो अब ज़ाया हो गया। अब इसके पास दूसरा कार्ड क्या है? चाइना का है, और वो इस्तेमाल कर रहा है। तो चाइना जो इससे कहेगा गिलगित में वो करेगा, और बाकी कश्मीर में उसके बदले में चाइना से वो कंसेशन लेने की कोशिश करेगा। तो फ़ौज के लिए कश्मीर का इशू ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं है, ये तो उनकी रोज़ी रोटी का सवाल है, आपको पता है। तो कश्मीर का इशू तो चलेगा। अब चाइना के थ्रू चलेगा, इस्लामी ममालिक या फिर अमेरिका या इंग्लैंड वगैरह के थ्रू शायद ना चल पाए। नहीं, क्योंकि कहा ये जा रहा है ना कि अब वहाँ पे CPEC का बड़ा अमल दखल शुरू हो रहा है जी, और CPEC के लिए चाइना कहता है कि भाई इंडिया मुख्तलिफ फोरम्स इंटरनेशनल फोरम्स पे आवाज़ उठाता है कि जी ये तो मुतनाज़ इलाका है, ये यहाँ नहीं कर सकते जी। तो चाइना ने कहा जा रहा है कि चाइना ने प्रेशर डाल रहे हैं जर्नैलों के, भाई इसका कुछ करो, उसको कोई कानूनी हैसियत दो तो फिर हम आगे चलें जी। तो ये क्या फिर चाइना के कहने पे ये बस ऑर्डिनेंस के ज़रिए कुछ कर लेंगे या क्या है? देखिए, चाइना पाकिस्तान को कह रहा है कि आप हमारा जो मॉडल है एनेक्सेशन का वो इस्तेमाल करें, और हमारा मॉडल ये है कि कोई ज़मीन अगर किसी और मुल्क के साथ तनाज़ा भी है तो हमने उसको या तो सूबा बनाया है या किसी सूबे में उसको जम किया है आइनी तौर पर, और साथ साथ फिर तनाज़ा चल रहा है। ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सिंकियांग के जनूब में इनके 1-2 काउंटियाँ हैं जो ताजिकिस्तान के साथ डिस्प्यूट में चल रही हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, उन्होंने उसको अलग से रख कर कोई स्पेशल शक्ल नहीं दी, उन्होंने पूरे सिंकियांग को एक सूबा बनाया, उस काउंटी को उसमें डाला
और फिर ताजिकिस्तान के साथ उन्होंने अपने मामला तय किए और कुछ जो रह गए वो आइंदा तय होंगे। वो पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आपके इंडिया के साथ अगर कोई तारीख़ी तनाज़ा है आप उसको चलाइए, जब यहाँ का एक फ़ाइनल सोल्यूशन होगा तो आप उसको रिव्यू कर लें जो ऑलरेडी आपने किया है। तो वो ये कह रहा है कि आप अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आइन में इसको ऐसी गारंटीज़ दें ताकि जब मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो अमेरिका या किसी और मुल्क की तरफ से मुझे मसाइल ना आए। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है वो यूनिलैटरल डिसीजन तो नहीं ले सकता है, क्योंकि आगे से फिर उसको कश्मीरियों को किसी हद तक मुतमईन करना है। आपको याद होगा कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने तालिबान के ऊपर यूनिलैटरल डिसीजन लिया तो परवेज़ मुशर्रफ का ये ख्याल था कि ये तो हमारे पाले हुए लोग हैं, हमारी तनख्वाहों पे चलते हैं, तो क्या कर लेंगे, ज़्यादा शोर वोर करेंगे और किसी काम पे लग जाएंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि तहरीक तालिबान बन गई और उसको पाकिस्तान की जमातों की तरफ से इमदाद भी मिली। जमात इस्लामी हो गई, फजलुर रहमान, ये सब, समीउल हक ख़ास तौर पे। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के फ़ौजियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो हमने इतने ग्रुप बनाए हैं इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ने के, उनमें से कौन से ग्रुप हैं जो हमारे ख़िलाफ़ ही किसी और मुल्क की मदद लेकर खड़े ना हो जाएं। ठीक है, ये एक ऐसा पहलू है जिसमें वो 100% चाइना के मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अभी इस वक्त कोई CPEC का कोई प्रोजेक्ट नहीं उधर हो रहा? फिर देखिए, हमारे वहाँ एक तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डैमर डैम है। अच्छा। जो तकरीबन 16-17 बिलियन मेरे ख्याल में उसकी शायद अभी कॉस्ट है। फिर कॉस्ट वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, 20-22 बिलियन तक तो पहुँच जाएगी। उसके अलावा फिर आपका बोंजी डैम है 7-8 बिलियन का, वो है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी वक्त के साथ साथ। फिर छोटे मोटे प्रोजेक्ट चाइना के चल रहे हैं। उसके अलावा ये लोग हमारी जो वहाँ माइनिंग करते हैं, हैवी मेटल्स निकालते हैं, कॉपर है, गोल्ड वगैरह की माइनिंग वगैरह करते हैं। फिर उसके अलावा जो है ये वहाँ पर इकनॉमिक ज़ोन बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ एक हरमुश का एक इलाका है, उसको मकबुंदास कहते हैं, वो फ्लैट ज़मीन है दरिया सिंध के बिल्कुल साथ है। वहाँ पे कह रहे हैं हमको इकनॉमिक या इंडस्ट्रियल ज़ोन बनाएंगे तो बिजली आएगी। बिजली के साथ ज़ाहिर है वो बोंजी डैम से 5-6 मील दूरी है वो जो इकनॉमिक जोन का एरिया है। ठीक है। तो 8,000 मेगावाट का मेरे ख्याल में उसकी गुंजाइश है। वो हाँ, तो अच्छा। काफ़ी बड़ा डैम है, तो उसमें वो कोशिश करेंगे कि वहीं मकामी लोगों को थोड़ा उसको इस्तेमाल करने दें। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना इस तरीके से काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। शुरू हैं या अभी चल रहे हैं? नहीं, कुछ प्रोजेक्ट तो बहुत पुराने हैं, मसलन कई साल हो गए। बोंजी डैम को तो कई साल हो गए हैं। इसके अलावा कराकम हाईवे आपको पता है, उसकी कंस्ट्रक्शन चाइना ने की, फिर उसकी एक्सटेंशन, रिपेयर वगैरह चाइना ही करता है। FW उनके साथ मिल के काम करती है। अभी फिर आपका जो थाकोट तक आपका मोटरवे बना है, तो उसकी एक्सटेंशन वो कह रहे हैं कि चाइना तक करने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें फिर चाइना इन्वॉल्व होगा। तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चाइना की तो यही कोशिश होगी कि वो ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करता रहे। तो इसीलिए वो चाहता है कि कोई लीगल कवर गिलगित को मिल जाए। जी। अच्छा, वहाँ पे एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है, सेक्टेरियन एलिमेंट है कि गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी आबादी जो है वो तकरीबन 80-90% शिया है। शिया नहीं है, जो हज़रत अली को पहला इमाम कहते हैं उनकी आबादी तकरीबन 75% है। ठीक है। तो उसमें 3 नाम हैं। अच्छा। एक तो शिया है जैसे कि हम लोग हैं, एक इस्माइली हैं जो अपने नाम के साथ शिया इमामी इस्माइली लिखते हैं। ठीक है। और तीसरे नूर बख्शी हैं। अच्छा। तो नूर बख्शी और शिया जो हैं उनके इमाम एक ही हैं। उनके उसूल दीन जिसे हम बोलते हैं ना, जो एलिमेंट्स हैं आपके फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन है, वो एक हैं। अच्छा। लेकिन पॉलिटिकल नाम फ़र्क हैं, उनकी एवोल्यूशन डिफरेंट है। तो हम अपने आप को शिया बोलते हैं, वो नूर बख्शी बोलते हैं, वो इस्माइली बोलते हैं। ये सब हज़रत अली को पहले इमाम बोलते हैं और खुलफा को नहीं मानते। तो इनकी अगर आप एक ग्रुप में डालें तो आप कह सकते हैं 75% सारे इन तीनों को मिला के। शिया खुद तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 42-45% हैं। ठीक है। जो जिनको आप पाकिस्तान में शिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, आगा खानी कितने होंगे? खानी कम से कम 15% तो होने चाहिए। अच्छा। अच्छा, ये बताएं वहाँ पे अब कोशिश ये की जा रही है, कुछ वहाँ पे देवबंदियों को भी लाया जा रहा है। मैंने बहुत पहले एक किताब मैं पढ़ रहा था, उनकी रज़ा अली आबदी ने एक किताब लिखी है शेर दरिया के नाम से। उसमें वो लिखते हैं कि मैं गिलगित के एक होटल में बैठा था, तो हमारे साथ ख़वातीन भी थे, मर्द भी थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी कि एकदम दरवाज़ा खुला होटल का। वो बड़े ज़रा मुलायम से अंदाज में बात करते हैं ना, रज़ा अली आबदी खुल के
हमारी तरह खुल के उस तरह की बात नहीं करते। तो उन्होंने लिखा कि जी एक दरवाज़ा खुला तो 3-4 खौफनाक किस्म के मौलवी अंदर आए तो सारे एकदम सहम गए। ख़वातीन उठ के दूसरी तरफ चली गई और ये देख के कहता है मैं बहुत हैरान हुआ। तो वहाँ पे एक प्लानिंग के तहत रियासत ने वहाँ पे कुछ बसाए हैं, आपका क्या है? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर का कानून था 1927 में बना, उसको कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट रूल, जिसमें यह था उस वक्त 27 में तो ज़ाहिर है पाकिस्तान था नहीं, इंडिया की था। तो इंडिया की किसी भी और रियासत का या ब्रिटिश इंडिया का आदमी वहाँ पे आके ज़मीन नहीं ख़रीद सकता था। अच्छा। तो 1927 का जो कानून बना, फिर 47 में पार्टीशन हुई, तो इंडिया ने तो उस कानून को रखा अभी तक। ठीक है। और चूंकि इंडिया का आइन एक्सटेंड हो गया था 49 में, तो महाराजा के कानून तो चल नहीं सकता था, कॉन्फ्लिक्ट था उसमें। तो इसी के अंदर फिर महाराजा का वो जो था स्टेट सब्जेक्ट रूल को ऑनर करने के लिए आर्टिकल 370 डाला इंडिया ने। ठीक है। ये एक नया आर्टिकल है उनके आइन का, जो अभी पिछले साल ख़त्म हो गया। ठीक है। पाकिस्तान ने क्या किया कि जब इन्होंने कराक्रम हाईवे का इरादा किया और इनको एहसास हुआ कि स्ट्रेटिजिकली इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने फिर आकर यहाँ पर भुट्टो साहब ने आकर कुछ, अब हम ज़ाहिर पैदा तो नहीं हुए थे उस वक्त तो, लेकिन मकामी लोगों से हम सुनते हैं कि 72-73 के ज़माने में को मकामी शिया और सुन्नी इकट्ठे किए और शिया सुन्नी के झगड़ा किया। अच्छा। और झगड़ा करके कोई ऐसा माहौल बनाया कि वहाँ पर जो है ना लोगों से कहलवाया गया कि जी हमें यहाँ सूबा बनाया जाए, कश्मीर से अलग किया जाए, ये किया वो कीजिए वो किया जाए। तो उसको बहाना बना के फिर भुट्टो साहब ने कहा कि हम यहाँ से ये जो कश्मीर का कानून है मिल्कियत का, ज़मीन की मिल्कियत के, इसको हम ख़त्म करते हैं। तो उसमें शिया हमारे वहाँ को लोकल मौलवी थे, आका बरमस कहते हैं, उनका बड़ा नाम मशहूर है कि उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया इस कानून को ख़त्म करने में। अच्छा। हालांकि वो शिया हैं और आबादकारी के उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ से कुछ अहले सुन्नत थे, वो कह रहे थे कि खुदा के बंदे क्या कर रहे हो। अच्छा। यानी कि कल को, चूँकि अहले सुन्नत तो मकामी है, उसको पता है बाहर से जो आएगा वो मकामी तो नहीं होगा, अहले सुन्नत ही क्यों ना हो, उसमें शऊर ज़्यादा था। उसने कहा क्या कर रहे हैं आप, बाहर शिया सुन्नी के झगड़ा करके आपस में करके कुछ राजाओं की मदद लेकर भुट्टो साहब ने इसको ख़त्म किया और उसके बाद फिर इसको कानूनी शक्ल दी आबादकारी को। तो वहाँ से फिर एक नौतोड़ का निज़ाम इस तरह करके जी नई ज़मीनें आबाद होंगी, नए लोग आएंगे, ये उस वक्त से चल रहा है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है बाहर से अब शिया कम आएंगे, सुन्नी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आपके जो एडजेसेंट इलाके हैं मानसरा कोहिस्तान वगैरह के, वहाँ पे तो शिया इतने हैं कोई नहीं, तो वहाँ के लोग ज़्यादा फिर आबाद हुए वहाँ पर। आज़ाद कश्मीर से तो कोई नहीं आया, जो भी आया आपकी इंडस वैली के साथ साथ जो हैं कोहिस्तान मानसरा के, वही आके आबाद हुए। ज़िया के दौर में वहाँ पे कोई कत्लेआम भी हुआ था। जनरल जब फजल हक गवर्नर थे तो क्या कहा जाता है कि कोहिस्तान से कोई मौलाना बाकी साहब कोई लश्कर लेकर निकले थे और जी गिलगित में बड़ी कत्ल वारत की, फसलें जला दी, बल्कि जानवर तक मार दिए थे। हाँ, ये वक्त है ईरान के इनकलाब का। अच्छा। और वहाँ पे खुमैनी को खड़ा किया जा रहा था, यहाँ ज़िया को खड़ा किया जा रहा था, तो एक माहौल बन गया था शिया सुन्नी झगड़े का पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो उस माहौल को फिर गर्म किया ज़िया साहब ने, और उनका ख्याल था कि चूँकि कराक्रम हाईवे को हम सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके आसपास जितने भी शिया गांव हैं वहाँ पे हम कोई ऐसा माहौल बनाएं जिसमें हो सकता है कि हम उनको, पहली ऑप्शन तो होगी डरा धमका के वो भाग जाएं इलाकों से, खाली कर दें, तो हम अपने लोग वहाँ पे अपने कब्ज़े में कर लें, ज़रूरत पड़ी तो कत्ल वतल भी होंगे। तो उसमें फिर ये शिया सुन्नी के झगड़ा करके एक माहौल बनाकर कई महीनों के बाद मुख्तलिफ़ फिक्टिशियस इल्ज़ामात लगा कर कि जी शिया ने ये किया, फ़लाँ ने किया, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ कत्ल हो गया, फ़लाँ जगह पे इसको मारा, उसको मारा। जिस तरह इंडिया में आपको पता पार्टीशन में ये हुआ था कि हिंदू ने फ़लाँ मुसलमान को मारा, वो असली हो ना हो एक माहौल गर्म करने के लिए ख़बरें चलाई जाती थी, झूठी ख़बरें। इस तरह चला कि इवेंचुअली फिर एक लश्कर जो है जिसकी मकामी लोग जो है ना वो 20,000 से लेकर 1 लाख तक तादाद बताते हैं, जिसमें से पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं, उधर से लोग आए, कोहिस्तान से आए, मानसरा से आए। तो उन्होंने फिर हमला किया। तो वहाँ पर उस वक्त फिर आई थिंक ब्रिगेडियर थे, मेरे ख्याल में अज़ीज़ थे उस वक्त, कर्नल असलम थे, इस तरह कुछ और नाम है, किताबों में मिलते हैं। शुहदा गिलगित के नाम से किताब है, 435 सफ़े की है शायद, उसमें आपको सारे नाम मिल जाते हैं, जो लोग कत्ल हुए,
उसमें यानी लोगों को मार के, पहले उनको फिज़िकली मारा और मारने के बाद फिर वो उनको रस्सी से उनकी गर्दन में बांध के गाड़ी के पीछे बांध के फिर गाड़ियाँ चलाई जाती थी। अच्छा। आके उनकी गर्दन अलग हो जाए और जिस्म रुक जाए तो सड़क के ऊपर गाड़ियाँ चलाई जाती थी। 15-20 लोग मिलकर लड़कियों के रेप कर रहे थे। जो बुजुर्ग थे जो अपने घर नहीं छोड़ पाते थे उनको उनके गदले में लपेट कर गदले को फिर तेल छिड़क के आग लगाई जाती थी घर के अंदर। तो ये पूरी उस किताब में इसकी है। तो जुगलोट हो गया, बोंजी हो गया, इन इलाकों में फिर लोगों को कहा गया कि अगर आपने ज़िंदा रहना है तो यहाँ से चले जाएं। ये वो गांव हैं जो केकेएच के साथ साथ हैं, नहीं तो हम आपको कत्ल करेंगे। तो वो उसमें ब्रिगेडियर अजीज़, कर्नल, ये सब उसमें शामिल थे। ये लोग बाकायदा जो है ना लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे या भगा रहे थे। ये 16 दिन रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर हमारे शेख ग़ुलाम मोहम्मद साहब थे, उन्होंने कहा कि हम इंडिया की फ़ौज को बुलाते हैं और इंडिया से मदद मांगते हैं। तो जब ज़िया-उल हक़ को ये ख़बर पहुंची कि बल्तिस्तान के लोग जो है ना अब इंडिया को बुला रहे हैं, क्योंकि इंडिया के जो LOC के उस तरफ तो हमारी ही मज़हब और ज़बान के लोग हैं, तो ज़िया-उल हक़ को उस चीज़ का काफ़ी ख़तरा महसूस हुआ और उसने फिर जो है ना कर्फ्यू लगवा दिया। ठीक। उसी फ़ौज से जो कन्वर्ट कर रही थी, कत्ल करवा रही थी, उससे कर्फ्यू लगवा दिया। और कर्फ्यू लगवाने के बाद फिर आपका मिनिस्टर था मानसेरे का, कश्मीर अफेयर्स का, कासम शाह, हाँ, वो गाड़ियाँ लेकर आया। अच्छा। उस बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं थी, शायद वैन वगैरह थी, जो भी लेकर आया और उसमें जितने भी कातिल वातिल के जो लीडर थे उनको बचा के गाड़ियों में बिठा के वापस ले गया। और हमारे यहाँ गिलगित डिस्ट्रिक्ट में कोई गाँव है, वहाँ पर बाकायदा बाजमात नमाज़ पढ़ी जुमे के दिन, उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दी। ये सारा उस किताब में लिखा है, बाकी अब लोग भी इसका जिक्र करते हैं। तो इस तरीके से फिर इसका ख़ात्मा हुआ और इसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में जो पाकिस्तान का एक तासुर है वो काफ़ी तब्दील हो गया। ठीक है। और उनको एहसास हुआ कि ये जो है ना वाकई यानी अमदन इंटेंशनली हमें हर्ट करना चाहते हैं। हमें ये वही ब्रिगेडियर अजीज़ थे जो बाद में जनरल बने और कारगिल वाला उन्होंने ये किया था मेरे ख्याल में। जी, इनके ऊपर शायद इस मुल्क में पाबंदी भी है, यहाँ आ नहीं सकते हैं, सेक्टेरियन किलिंग वगैरह और इस तरह की काफ़ी इनके कुछ आपने बयानात पढ़े होंगे, बड़े सख्त बयानात हैं, एंटी शिया बयानात ये देते हैं। तो बहरहाल उस असल में मसला ये है, हमारे हम लोग इंडिविजुअल्स पे चले जाते हैं। ये स्टेट पॉलिसियाँ होती हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है पॉलिसी में कि आपने फ़लाँ फ़िरके के साथ कैसा बिहेव करना है, फ़लाँ एथनिक ग्रुप है जैसे बलोच है, पश्तून है, सिंधी है, महाजिर है, सब के साथ आपने कैसी पॉलिसीज़ बनानी है, ये स्टेट की पॉलिसी होती है। हम किसी इंडिविजुअल का नाम पकड़ के ऐसा तासुर देते हैं जैसे उसका कोई इनफरादी अमल है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। ज़िया-उल हक़ का बार बार नाम इस्तेमाल लोग करते हैं, मैं नहीं समझता कि ये उसका अपना कोई ज़ाती अमल है। अगर आपने रियासत को बचाना हो तब आप फ़र्द की तरफ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़िया का नाम लेने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि ज़िया के बाद और पहले जितने भी जनरल थे उन्होंने शियों के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी है। कियानी की हो गई, असलम बेग की हो गई, सब की होगी, इन सब में कंसिस्टेंसी है। तो मेरे ख़्याल में ये एक स्टेट का अमल है शियों को कत्ल करने का, इसमें एक फ़र्द का काम नहीं है। जी शुक्रिया जनाब आपका, बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी गुफ्तगू कर ली, दूर तशरीफ़ लाए, कोई काफ़ी नई चीज़ों का पता चला है और जो डेवलपमेंट होती जाएगी आपसे इस इश्यूज़ के ऊपर हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बड़ी मेहरबानी।